नमस्कार, आप देख रहे हैं खेल समाचार। मैं हूं सुचित्रा। सबसे पहले एक नजर इस वक्त की खेल सुर्खियों पर। जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप में भारतीय टीम ने जीत के साथ किया आगाज। पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से दी शिकस्त। अरिजीत सिंह ने लगाई हैट्रिक। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच 3 मैच की T20 सीरीज कल से शुरू। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा पहला T20 मैच। और नोवाक जोकोविच ने 8वीं बार ATP टेनिस रैंकिंग्स में साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया। इस साल जोकोविच ने 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम किए अपने नाम। खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं हॉकी की। मलेशिया में चल रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। टीम ने पहले मैच में दक्षिण कोरिया को 4-2 से हराने में सफलता पाई। भारतीय टीम ने मैच में शुरुआती बढ़त बना ली थी। पहले क्वार्टर में अरिजीत सिंह हुंदल के गोल की मदद से भारत 1-0 से आगे हो गया। दूसरे क्वार्टर में अरिजीत ने अपना और टीम का दूसरा गोल किया। 30वें मिनट में भारत की तरफ से तीसरा गोल अमनदीप ने किया। 41वें मिनट में अरिजीत सिंह हुंदल ने गोल करके न केवल अपनी हैट्रिक पूरी की बल्कि टीम को 4-1 से आगे कर दिया। 45वें मिनट में कोरिया की तरफ से दूसरा गोल हुआ। इस तरह से ये मैच 4-2 से भारत के नाम रहा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच T20 सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन इस सीरीज ने टीम इंडिया को एक नई तस्वीर दी है। भारतीय टीम ने सीरीज को 4-1 से जीतकर इतिहास रचा। वहीं कुछ ऐसे खिलाड़ी भी टीम को मिले जिन्होंने अपने प्रदर्शन से टीम के लिए अपनी अहमियत को सामने रखा। कौन से हैं वो खिलाड़ी, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। वनडे विश्व कप के फाइनल की निराशा शायद 4 साल बाद ही अगले विश्व कप में दूर करने की कोशिश टीम इंडिया द्वारा की जाए, लेकिन इस सब के बीच में युवा ब्रिगेड ने जिस तरह का प्रदर्शन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में दिखाया है, उससे ये बात साफ है कि टीम अगले साल होने वाले T20 विश्व कप के लिए एक सही लाइनअप तैयार करने की दिशा में आगे बढ़ चली है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4-1 से सीरीज जीती तो इस जीत के नायक के तौर पर पूरी टीम रही, लेकिन फिर भी कुछ अहम पहलू रहे जो इस सीरीज से निकलकर सामने आए। यशस्वी और ऋतुराज की जोड़ी। टीम इंडिया ने इस सीरीज में एक नई ओपनिंग जोड़ी को पेश किया। इस जोड़ी में एक और यशस्वी जायसवाल थे तो दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़। यशस्वी पहली गेंद से ही अटैक करने की कोशिश करते हैं तो वहीं ऋतुराज गायकवाड़ शुरू में थोड़ा धैर्य दिखाते हैं, लेकिन बाद में काफी आक्रामक खेल दिखाने लगते हैं। ऐसे में टीम इंडिया को इस ओपनिंग जोड़ी से आक्रामकता के साथ साथ धैर्य भी मिला, जो इस टीम के लिए काफी फायदेमंद रहा। कप्तानी में सूर्या का जादू। सूर्य कुमार यादव को अभी तक क्रिकेट फैंस एक धाकड़ और आक्रामक T20 बल्लेबाज के तौर पर ही जानते थे, जो मैदान के किसी भी इलाके में किसी भी गेंद पर शॉट लगा सकते थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 सीरीज में उन्होंने अपनी एक नई प्रतिभा को सामने रखा। सूर्य कुमार यादव ने जिस अंदाज में कप्तानी की वो तो लाजवाब रही, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही कि दबाव के बीच में उन्होंने एक सफल कप्तानी को अंजाम दिया। सूर्या को सेलेक्टर्स ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी T20 सीरीज की कप्तानी सौंप दी है, जहां शायद अब उनकी असली परीक्षा होगी। बेहतरीन फिनिशर रिंकू सिंह ने साबित किया कि वो केवल एक अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि एक अच्छे फिनिशर भी हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी रिंकू सिंह ने लक्ष्य का पीछा करते हुए शानदार फिनिश करके टीम को जीत दिलाई और लक्ष्य सेट करते हुए टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में मदद की। ऐसे में टीम इंडिया को इस सीरीज में रिंकू सिंह के रूप में एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट मिला है, जो T20 वर्ल्ड कप में बहुत ज्यादा काम आ सकता है। मैच विनर बने रवि बिश्नोई के रूप में टीम इंडिया को एक शानदार खिलाड़ी मिल गया है। बिश्नोई ने IPL में तो पिछले कई सालों से अपना जलवा कायम कर रखा है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भी जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। खास तौर पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान उन्होंने 9 विकेट लेकर प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब तो अपने नाम किया ही, साथ ही साथ टीम को एक भरोसेमंद स्पिनर के रूप में विकल्प भी दे दिया। एक ऐसा विकल्प जो मैच के नाजुक वक्त पर विकेट निकालकर मैच पलटने का मादा रखता है। स्पोर्ट्स डेस्क, TD न्यूज।
आर्मेनिया के येरेवान में चल रही IBA जूनियर विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय बॉक्सर्स हार्दिक पवार, अमीषा और प्राची टोकस रजत पदक जीतने में सफल रहे। इन तीनों मुक्केबाजों ने फाइनल में जगह बनाई, लेकिन फाइनल मुकाबला जीतने में सफल नहीं हो पाए और इस तरह इन्हें रजत पदक हासिल हुआ। नोएडा की आराध्या गुप्ता ने CBSE की नेशनल रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। CBSE हर साल छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए राष्ट्रीय स्तर की बहुत सी खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाता है, जिसमें अलग अलग जोन से बहुत से छात्र भाग लेते हैं। नोएडा की आराध्या गुप्ता ने रोलर स्केटिंग प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मॉस्को में आयोजित हुई ग्रैपलिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 23 स्वर्ण पदक सहित कुल 105 पदक जीतने में सफलता पाई। भारत ने रूस को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया। भारतीय ग्रैपलिंग टीम ने केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से मुलाकात की। पिछले कुछ सालों में भारतीय खिलाड़ियों ने अपने शानदार खेल की बदौलत विश्व स्तर पर देश का नाम रोशन किया है। क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती और एथलेटिक्स जैसे खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने में सफलता पाई है। वहीं कुछ ऐसे खेल भी रहे हैं जिनमें भारतीय खिलाड़ियों को अब तक ज्यादा सफलता नहीं मिली थी। ऐसा ही एक खेल है ग्रैपलिंग का। हाल ही में रूस के मॉस्को में आयोजित हुई ग्रैपलिंग विश्व चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला। 17 से 19 नवंबर तक आयोजित हुई इस प्रतियोगिता में भारत ने अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने में सफलता पाई। भारतीय ग्रैपलिंग टीम 105 पदक जीतकर चैंपियन बनी। इस प्रतियोगिता में भारत ने 23 स्वर्ण, 30 रजत और 52 कांस्य पदक अपने नाम किए। भारतीय टीम ने रूस को पछाड़कर नंबर 1 की ट्रॉफी पर कब्जा किया। ग्रैपलिंग कुश्ती का ही एक रूप है जिसमें ज्यादातर रूस ही अव्वल रहता आया है, लेकिन इस बार भारत की टीम ने रूस की टीम को पछाड़कर वर्चस्व स्थापित किया। प्रतियोगिता में भारत के 86 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। इनमें 43 लड़के और 43 लड़कियां शामिल थीं। खिलाड़ियों ने दमखम दिखाया और जोश के साथ शानदार प्रदर्शन किया और एक के बाद एक सभी देशों को पछाड़ते हुए चैंपियन बनने में सफलता हासिल की। भारत ने खिताब जीतने की राह में 19 देशों को पीछे छोड़ा। भारत की राष्ट्रीय ग्रैपलिंग टीम का नेतृत्व GCI के चेयरमैन दिनेश कपूर, बिरजू शर्मा, विनोद शर्मा, विजय सांगवान और सूरत गुजरात की कंपनी अलायंस के चेयरमैन सुभाष डावर ने किया। भारत की टीम में गुजरात की 7 महिला खिलाड़ी शामिल थी, जिन्होंने शानदार प्रदर्शन किया। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भारतीय ग्रैपलिंग टीम से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी। खेल मंत्री ने सोशल मीडिया पर खिलाड़ियों के साथ फोटो डालते हुए लिखा, विश्व ग्रैपलिंग चैंपियनशिप 2023 में 23 स्वर्ण सहित 105 पदक जीतकर इतिहास रचने वाली हमारी ग्रैपलिंग टीम को बहुत बहुत बधाई। यह टीम विश्व चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतने की पूरी हकदार थी। सभी खिलाड़ियों की यह अद्भुत उपलब्धि सराहनीय है। आपकी सफलता से हमारा हृदय गर्व से भर गया है। भारतीय टीम की सफलता न केवल पहलवानों के व्यक्तिगत कौशल को दर्शाती है, बल्कि कोचिंग और नेतृत्व द्वारा प्रदान किए गए सामूहिक प्रयास और मार्गदर्शन के कारण भी यह संभव हो पाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। और खेल जगत की कुछ और प्रमुख खबरों को जानने के लिए देखते हैं ये स्पोर्ट्स रैप। इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच ब्रेंडन मैकुलम भारत के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज को बड़ी चुनौती मानते हैं। उनके मुताबिक भारतीय मैदानों पर भारत के खिलाफ टेस्ट मुकाबलों में इंग्लैंड के बैच बॉल स्टाइल वाले क्रिकेट की असली परीक्षा होगी। इंग्लैंड और भारत के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज 25 जनवरी से शुरू होगी। सीरीज का आखिरी टेस्ट मुकाबला 7 मार्च से 11 मार्च के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला क्रिकेट टीम हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 3 मैचों की T20 सीरीज के पहले मुकाबले में बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ उतरेगी। T20 के बाद दोनों टीमें 14 दिसंबर से शुरू होने वाले एकमात्र टेस्ट में एक दूसरे के आमने सामने होंगे। इंग्लैंड के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम भारत के दौरे पर आएगी, जहां 1 टेस्ट और 3 वनडे और 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे। श्रीलंका क्रिकेट ने अन्य खेलों के विकास के लिए उसके द्वारा जारी कोष के दुरुपयोग के मामले में पूर्व खेल मंत्री रोशन रणसिंघे के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए आयोग के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है। गौरतलब है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने 27 नवंबर को रणसिंघे को उनके पद से हटा दिया था।
फ्रांस की खेल मंत्री ने जोर देकर कहा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी को लेकर नहीं है कोई प्लान बी। उनका ये बयान हाल ही में एक व्यक्ति द्वारा एफिल टावर के पास चाकू से किए गए हमले के बाद आया। हालांकि इस सब के बीच में फ्रांस ने एक बार फिर से इस बात को दोहराया है कि ओलंपिक खेलों के दौरान पेरिस से सुरक्षित दूसरी और कोई जगह पूरे विश्व में कहीं और नहीं होगी। सनडरलैंड की टीम ने कोच टोनी मॉयब्रे को उनके पद से हटा दिया है। 15 महीने पहले ही मॉयब्रे ने कोच का पद संभाला था। स्वानसे सिटी ने भी अपने हेड कोच माइकल डफ को उनके पद से हटा दिया है। माइकल डफ ने 6 महीने पहले ही संभाली थी कोच की जिम्मेदारी। पद संभालने के पहले दिन से ही डफ हो रहे थे आलोचना का शिकार। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। स्पेशल ओलंपिक भारत की अध्यक्ष मल्लिका नड्डा ने देश में स्पेशल एथलीटों के खेल का स्तर काफी सुधरने की बात कही है। डीडी न्यूज से खास बातचीत में उनका मानना है कि किसी भी स्तर पर खेलों में समावेशिता लाने में शिक्षा का अहम योगदान है। हमारे साथ है स्पेशल ओलंपिक भारत की प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी। मैडम, आपका स्वागत है। जिस तरह से नेशनल यूथ लीडरशिप समिट हुआ, किस तरह से ये मदद करेगा मैम इन एथलीट्स को? नेशनल यूथ समिट जो एमिटी विश्वविद्यालय के कैंपस में आयोजित हुआ, इसमें लगभग 20 प्रदेशों से स्पेशल एथलीट्स एज आर लीडर्स, यूथ लीडर्स और मेंटर्स, इन सबका एक समावेश था इस समिट में। इसमें यूथ लीडर्स, मेंटर्स और स्पेशल एथलीट्स के माध्यम से जहां हम हमारे विशेष दिव्यांगजनों के बीच में से लीडरशिप लाने का प्रयास करते हैं, वहीं इनको कम्युनिटी में इंटीग्रेट करना और इनके माध्यम से एक इंक्लूजन रेवोल्यूशन की जो हम बात करते हैं कि इंक्लूजन थ्रू एजुकेशन, इंक्लूजन थ्रू स्पोर्ट्स एंड इंक्लूजन इन सोसाइटी, इस विषय को महत्व देते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जो एसओ ओलंपिक्स भारत है, कई क्षेत्रों में काम कर रहा है, शिक्षा के माध्यम से जोड़ने की कोशिश कर रहा है कि इंक्लूसिव सोसाइटी को और बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है शिक्षा के माध्यम से। और कई जो स्कूलों को भी एज अ स्पोर्ट्स सेंटर उन्होंने चयनित किया है, 107 स्कूल को किया है, और भी एक कार्यक्रम चले। तो किस तरह से देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से एक सोसाइटी में समावेशिता को लाने का, किस तरह से इस माध्यम को देखते हैं आप? शिक्षा सबसे बड़ा माध्यम इंक्लूजन का, समावेश का हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तत्वाधान में एक इंक्लूसिव स्पोर्ट्स करिकुलम डेवलप करने का प्रयास हो रहा है, जहां स्पेशल ओलंपिक्स यूनिफाइड स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को आगे बढ़ाती है। वहीं स्कूल्स के माध्यम से, जहां यूनिफाइड स्पोर्ट्स के माध्यम से हम एक इंक्लूजन रेवोल्यूशन की बात कर सकते हैं, वहीं ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स थ्रू द पावर ऑफ स्पोर्ट्स की भी हम बात करते हैं। और शिक्षा विभाग के माध्यम से, जहां नई शिक्षा नीति के तहत इंक्लूजन ही आने वाले समय में एक आवश्यक शिक्षा नीति का माध्यम होगा। जो एथलीट्स हैं विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इनकी बात करें तो एक सोसाइटी में देखिए तो उनको एक पहले दूसरी दृष्टि से देखा जाता था, लेकिन जिस तरह से हमने बातें सुनी, इस समिट में भी बातें की, पेरेंट्स ने बातें की, किस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत के द्वारा जो उनके बच्चों में एज अ स्पोर्ट्स के थ्रू इतना इम्प्रूवमेंट आया है, तो एक ये बड़ी पहल है। इस बड़ी पहल को आप देखते हैं, कितना पॉजिटिव मानते हैं इसको, और किस तरह से कितनी खुशी मिलती है जब आपको लगता है कि इस मुहिम से बच्चों में परिवर्तन आ रहा है, वो आम बच्चों से खेल रहे हैं यूनिफाइड स्पोर्ट्स के थ्रू, और एक इंक्लूजन को इससे कितना आप लगता है कि ठोस बल मिल पाता है? सबसे बड़ा प्रयास जो है वो एक अवेयरनेस के लेवल पे है। जब हम इस तरह के एक्टिविटी स्कूल लेवल में स्कूली विद्यार्थियों के बीच में करते हैं, तो जहां स्कूल के विद्यार्थियों को, शिक्षकों को एक अवेयरनेस बढ़ती है कि दिव्यांगजनों की आवश्यकताएं क्या है और दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा में लाना है, तो उनको किस तरह से उनके साथ बर्ताव करना है, उनको किस तरह से हैंडल करना है, उनके शिक्षा का किस तरीके से हम दे सकते हैं। उसी तरह से स्पेशल ओलंपिक्स एजुकेशन, डेवलपमेंटल स्पोर्ट्स और अर्ली इंटरवेंशन के माध्यम से, यंग एथलीट्स प्रोग्राम के माध्यम से, हेल्थ फेस्ट के माध्यम से एक टोटलिटी में, एक होलिस्टिक तरीके से इनके डेवलपमेंट की बात करता है, और मुझे लगता है ये बहुत आवश्यक है।
तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से स्पेशल ओलंपिक भारत जो बच्चे हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, स्पेशल बच्चे हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रसित हैं, उनको किस तरह से मदद कर रहा है और एजुकेशन की भूमिका इसमें कितनी अहम है, किस तरह से एजुकेशन के द्वारा, स्कूलों के द्वारा, यूनिफाइड स्पोर्ट्स के द्वारा इनको एक ही मंच पे लाया जा सकता है, जिससे कि जो बच्चे, स्पेशल बच्चे हैं, वो आम बच्चों के साथ खेल सकते हैं और जो एक इंक्लूजन का मूवमेंट है उसको एक दूसरे लेवल पे लाया जा सकता है और इसे कह सकते हैं कि एक रेवोल्यूशन है, ये इंक्लूजन का रेवोल्यूशन है, जिससे कि देश को भी एक करने में बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। कैमरा पर्सन मॉन्टी के साथ नारायण सिंह, डीडी न्यूज़, नोएडा। ऑस्ट्रेलिया 2026 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से हट सकता है और उसके खेल अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय महासंघ को अन्य देशों की दावेदारी पर विचार करने के लिए कह दिया है। राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कार्यकारी क्रेग फिलिप्स ने गोल्ड कोस्ट के मेजबानी से हटने के बाद सोमवार को ये टिप्पणी की। इससे पहले जुलाई में विक्टोरिया प्रांत मेजबानी से हट गया था। फिलिप्स ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया अभी मेजबानी से पूरी तरह नहीं हटा है, लेकिन राष्ट्रमंडल खेल महासंघ को अन्य विकल्पों पर भी गंभीरता से विचार करना चाहिए। गोल्ड कोस्ट के मेयर टॉम टेट ने कहा था कि उन्हें सरकार से समर्थन नहीं मिल रहा है और इसलिए वे कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी नहीं कर सकते हैं। गोल्ड कोस्ट ने इससे पहले 2018 में कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी की थी। चीन के हांगझू में आयोजित हुए एशियन पैरा गेम्स में पैरा बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुहास यतिराज का मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं, वो एक अलग टॉनिक के रूप में खिलाड़ियों के लिए होता है। उनके मुताबिक उनके लिए भी जीत की राह को तय करना आसान नहीं था, लेकिन सरकार से मिले समर्थन और उनकी खुद की मेहनत ने उन्हें सफलता दिलाई। इस वक्त हमारे साथ पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास यतिराज हैं, जिन्होंने पैरा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता है। सुहास, बहुत बहुत बधाई आपको इस गोल्ड मेडल की। और सबसे पहला सवाल, पैरालंपिक में आपने सिल्वर मेडल जीता था, पैरा एशियन में आपने आकर के गोल्ड मेडल जीता, लेकिन इसके साथ ही साथ आपका जो काम है वो अपना अलग क्षेत्र में आपने नाम कमाया हुआ है और फिर खेल की दुनिया में भी आप लगातार अपना नाम कमाते जा रहे हैं। दोनों के बीच में किस तरह का तारतम्य रहा, कैसे निकालते हैं समय, और सबसे पहले अपनी इस कामयाबी के बारे में बताइए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं आपको और आपके माध्यम से सारे व्यूअर्स को कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स दी जब हम चाइना में खेल रहे थे। एक एक क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल ऐसे करके फाइनल्स के दौरान जो विशेष ब्लेसिंग्स मिली और मैं भी इस बार फाइनल्स काफ़ी कड़ी मुकाबला के बाद जीता। इनफैक्ट टोक्यो में मुझे याद है कि जीतते जीतते हार गया था, तो यहाँ हारते हारते जीत गया हूँ। तो ये जीत ख़ास तौर पे जो गोल्ड मेडल है बहुत ही मेरे लिए स्पेशल है। और मैं भी एक एशियन पैरा गेम्स में जो हमारी 111 मेडल है उसमें गोल्ड मेडल जीतना बहुत ही खुशी की बात है। बाकी मेरा मानना है कि जो भी काम आप ज़िंदगी में खुश होकर करते हैं, प्यार से करते हैं, तो उस काम में कामयाबी, सफलता मिलने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम सफल हो। मैं अगर आज गोल्ड मेडल जीता हूँ तो बहुत सारे ऐसे टूर्नामेंट रही हैं जिसमें मैंने मेडल जीती भी नहीं है, हारी भी है। बट होता क्या है, अक्सर हम ये सोच लेते हैं कि अगर हार जाए तो दिल हम छोटा कर लेते हैं, कि वो नहीं करनी चाहिए। कोशिश रखनी चाहिए, एक एक कदम आगे, एक एक कदम रखते हुए आगे बढ़नी चाहिए कॉन्फिडेंस के साथ। और जो आपने कहा कि दो काम कहा कि ईश्वर की कृपा से मुझे प्रशासनिक जिम्मेदारी भी बहुत अच्छी लगती है। और मैं जब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहा था, बहुत मेहनत उसमें भी करते थे और खेल भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे ये लगता है कि जो समाज में मिथक होती है कि खेलने वाले पढ़ नहीं सकते या पढ़ने वाले खेल नहीं सकते हैं, ये मिथक है। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने दुनिया में, इतिहास में बहुत अचीवमेंट किया है। कोशिश यही रहेगी कि जो भी जिम्मेदारी मिले उसको बेहतर से बेहतर करें। हमारे व्यूअर्स लेकिन बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं कि आप मतलब समय किस तरह से निकालते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि काम के साथ साथ ट्रेनिंग के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसको थोड़ा बताइए, किस तरह से एलिब्रेट करते हैं दोनों चीज़ों को। देखिए, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट वो आपका जनरली पर्सनल समय होता है। जब तक कोई इमरजेंसी ना हो या अत्यंत आवश्यक कार्य ना हो, तो उसमें जनरली जो लोग फैमिली के साथ बिताते हैं या कोई मूवी देखने जाते हैं या डिनर करने जाते हैं, तो मैं उस समय में अक्सर मैं वो चीज़ को सेक्रीफाइस करता हूँ, जो फैमिली टाइम है या जो पर्सनल स्पेस होता है। तो और मैं कोशिश ये करता हूँ उस समय में हम
प्रैक्टिस करें। और दूसरी बात एफिशिएंसी की है। आप एक किताब कोई 4 दिन में पढ़ते हैं, कोई 8 दिन में पढ़ते हैं, कोई 12 दिन में पढ़ते हैं। तो वही बात है कि आप कोई काम को आप 8 घंटे में कर सकते हैं, उसी काम को 12 घंटे में कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी जो एफिशिएंसी है, आउटपुट है, कि आप 1 घंटे में जो भी करते हैं, तालीम करते हैं, तो वो उसकी रिज़ल्ट क्या निकल रही है। तो इसलिए कि अगर उस पर एक तो फोकस करें और दूसरा खुश होके करें। अगर कोई चीज़, अगर जैसे उदाहरण के लिए कोई फिल्म देखते हैं, 3 घंटे कैसे बीतता है पता ही नहीं चलता है। अगर वैसे ही बैडमिंटन खेलने में या आपको पढ़ाई करने में अगर खुशी होती है तो वो पता ही नहीं चलता है समय कैसे होता है। अगर आपको वो चीज़ पसंद नहीं है, आप कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा दिल को दुख होता है। प्रधानमंत्री ने जिस तरह से संवाद किया खिलाड़ियों के साथ, जिस तरह से वो उदाहरण देते हैं, ज़मीनी स्तर पर आकर के एकदम आम आदमी की तरह से खिलाड़ियों से मिलते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं, तो उस एक पूरे एक एक्सपेक्ट को आप किस तरह से लेते हैं? ये हम खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब मेडल जीत के आते हैं, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी खुद स्वागत सम्मान करते हैं और हौसला अफजाई करने की बात करते हैं। तो जब प्रधानमंत्री जी ऐसे मोटिवेट करते हैं तो हमारी खिलाड़ियों के भी सीना चौड़ा हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, आपकी बात की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुहास यतिराज, जिनका साफ तौर पर कहना है कि पीएम जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं, वो अपने आप में खिलाड़ियों का हौसला अफजाई तो करता ही करता है, साथ ही साथ मैदान पर एक नई ऊर्जा के रूप में काम करता है। कैमरामैन विकास के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। नोवाक जोकोविच ने अपने रिकॉर्ड में सुधार करते हुए 8वीं बार एटीपी टेनिस रैंकिंग्स में साल का अंत नंबर 1 खिलाड़ी के रूप में किया है। 36 साल के जोकोविच ने कार्लोस अल्कारेज को पछाड़कर शीर्ष रैंकिंग हासिल की थी। जोकोविच ने जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन, जून में फ्रेंच ओपन और सितंबर में यूएस ओपन के रूप में साल के 4 में से 3 ग्रैंड स्लैम जीते। वे पुरुष एकल में रिकॉर्ड 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। वे 2023 में विंबलडन में उपविजेता भी रहे। जोकोविच ने 2023 में 56 जीत दर्ज की, जबकि 7 मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उन्होंने इस दौरान 7 खिताब जीते, जिसमें पिछले महीने एटीपी टूर फाइनल्स का खिताब भी शामिल है। स्पेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल यूं तो पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वे ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से वापसी करेंगे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि उनकी वापसी थोड़ी धीमी हो सकती है। नडाल का कहना है कि वे नए सीजन में खुद से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं कर रही हैं। ने अपनी एक अलग पहचान और एक अलग मुकाम बनाकर युवाओं के लिए प्रेरणा के बड़े स्रोत दिग्गज खिलाड़ी स्पेन के राफेल नडाल इस बात को पहले ही साफ कर चुके हैं कि ब्रिस्बेन इंटरनेशनल से वो टेनिस कोर्ट पर वापसी का दम भरेंगे। हालांकि सोमवार को इस कड़ी में उन्होंने सोशल मीडिया साइट इंस्टाग्राम का सहारा लेते हुए इस बात को सामने रखा कि लंबे समय बाद टेनिस कोर्ट पर हो रही उनकी वापसी थोड़ी धीमी रह सकती है, जिसके पीछे की वजह हिप सर्जरी है। देखिए, लंबा समय हो चला है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे एक बार फिर से दबाव की आदत डालनी होगी। दबाव की वो पल, वो घबराहट, वो बेचैनी। मैं अपने आप से कुछ उम्मीद नहीं कर रहा, यही सच है। हालांकि मैं अपने पूरे करियर के दौरान खुद से कुछ न कुछ मांगता रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं अब एक अलग दौर में हूँ, अलग परिस्थितियों के बीच हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं अपने आप से ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा। मैं एक शुरुआत करने जा रहा हूँ। मुझे अपनी तरफ से कोशिशों को जारी रखना चाहिए। देखते हैं मेरा शरीर इसमें कितना मेरा साथ देता है। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने जनवरी के बाद से टूर पर नहीं खेला है। ऑस्ट्रेलियन ओपन के दूसरे दौर में उन्हें चोट लग गई थी, जबकि मई में फ्रेंच ओपन के शुरू होने से पहले उन्होंने इस बात को सामने रख दिया था कि वो इस ग्रैंड स्लैम में नहीं खेलेंगे। बहरहाल अब एक बार फिर नडाल खुद को तैयार कर रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि लंबे समय बाद वापसी करना आसान नहीं है, इसलिए खुद को दबाव से हर तरीके से दूर रखना चाहते हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। तो खेल समाचार में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं अमेरिका के ब्रायन ग्रब के अद्भुत स्टंट की झलकियों के साथ। वेक स्केटिंग और बेस जंपिंग के मिश्रण से बने ब्रायन के इस स्टंट को वेक बेस नाम दिया गया है। आप देखिए रोचक झलकियां और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।